प्रथम परिच्छेद। घोर विपत्ति। दुलारी मेरा नाम है और साथ साथ खून करने के अपराध में इस समय में जेल खाने में पी सड़ रही हूँ। मैं जाति की ब्राह्मणी पर कौन सी ब्राह्मणी हूँ, ये बात अब नहीं कहूँगी। मैं अभी तक कुमारी हूँ और इस समय मेरा वयस 16 बरस के लगभग है। कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे, पर किस गांव में वे रहते थे इसे अब मैं नहीं बतलाना चाहती, क्योंकि जिस अवस्था में मैं हूँ उस दशा में अपने वैकुंठवासी माता पिता का पवित्र नाम प्रकट करना ठीक नहीं समझती। 3.5 महीने से मैं जेल में पी हूँ। जिस समय मैं अपने गांव से चलकर एक दूसरे गांव के थाने पर गई थी, वह अगहन का उतरता महीना था और अब यह फागुन मास बीत रहा है। मेरा नाम इस समय कई तरह से प्रसिद्ध हो रहा है। कोई मुझे खूनी औरत कह रहा है, कोई 7 खून पुकार रहा है, कोई रणचंडी बोल रहा है और कोई चामुंडा बतला रहा है। बस इसी तरह के मेरे अनेकों नाम अदालत और जेल खाने के लोगों की जीभों पर नाच रहे हैं और इन्हीं नामों से मैं प्रायः पुकारी भी जाने लगी हूँ। यह सब तो है, पर ऐसा क्यों हुआ और साथ साथ खून करने का अपराध मुझे क्यों लगाया गया, यही बात मैं यहाँ पर कहूँगी। मैं अपने गांव से चलकर दूसरे जिस गांव के थाने पर खून की रिपोर्ट लिखवाने गई थी, उसी गांव पर एक अंग्रेज अफसर के सामने मेरा बयान कानपुर के कोतवाल साहब ने लिखा था। फिर वहां से मैं पुलिस के पहरे में कानपुर लाई गई और कोतवाली की काल कोठरी में रखी गई। फिर कई दिनों के बाद जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान हो गया, तब मैं जेल खाने भेज दी गई और कुछ दिनों पीछे दौरे सुपुर्द की गई। कई पेशियां दौरे में भी हुई और महीनों तक मुकदमा चलता रहा। अंत में मुझे फांसी की आज्ञा सुनाई गई और मैं जेल खाने की कालकोठरी में पड़ी सड़ने लगी। पर यह बात मुझे स्मरण न रही कि किस दिन मुझे फांसी पर लटकना होगा। उस दंडाज्ञा के होने के 10-15 दिन पीछे मैंने एक दिन जेलर साहब से यूं पूछा कि मुझे किस दिन फांसी होगी। इस पर हंसकर उन्होंने यह जवाब दिया कि अभी उसमें देर है, फांसी की तारीख 1 मई है, पर तुम्हारे किसी मददगार बैरिस्टर ने जज साहब के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की है, इसलिए अब जब तक हाईकोर्ट का आखिर फैसला न हो लेगा तब तक फांसी नहीं दी जाएगी। जेलर साहब की यह बात सुनकर मैं बहुत ही चकित हुई और उनसे यूं कहने लगी कि क्यों साहब, मैंने तो अब तक किसी भी वकील बैरिस्टर को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए नहीं खड़ा किया था और अदालत के कहने पर भी वैसा कोई प्रबंध नहीं किया था। वैसी अवस्था में फिर मेरी ओर से किस बैरिस्टर ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है? यह सुनकर जेलर साहब ने कहा, जिस बैरिस्टर ने तुम्हारी तरफ से अपील दायर की है वह आज दोपहर को तुमसे खुद आकर मिलेगा। बस उसी की ज़बानी तुमको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। यूं कहकर जेलर साहब एक ओर चले गए और मैं मन ही मन यूं सोचने लगी कि अरे, मुझ अभागिन के लिए परमेश्वर ने किसे खड़ा किया जो मेरे लिए आप ही आप उठ खड़ा हुआ। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब मैं पहुंचाई गई थी, तब मैंने यह देखा था कि सैकड़ों वकील मुख्तार मेरे मुकदमे का तमाशा तो खड़े देख रहे थे, पर मेरे लिए किसी माई के लाल ने भी 2 बोल नहीं कहे। यहाँ तक कि हाकिम ने मुझसे यूं कहा था कि यदि तू चाहे तो अपने पक्ष समर्थन कराने के लिए किसी वकील मुख्तार को अपनी ओर से खड़ा कर ले, परंतु मैंने यूं कहकर इस बात को अस्वीकार किया था कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना है और जो कुछ सच्ची बात है उसे मैंने कह ही दिया है। ऐसी अवस्था में फिर मुझे वकील मुख्तारों की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात जजी में भी हुई थी, अर्थात वहाँ पर भी सैकड़ों वकील बैरिस्टर मेरे मुकदमे का तमाशा तो देख रहे थे, पर मेरे पक्ष समर्थन के लिए कोई भी वीर आगे नहीं बढ़ा था। यही सब रंग ढंग देखकर अदालत के कहने पर भी फिर मैंने किसी वकील या बैरिस्टर को अपनी ओर से नहीं खड़ा किया था। इसमें एक बात और भी थी और वह यह थी कि मेरे पास एक फूटी कौई भी न थी। फिर वैसी अवस्था में वकील बैरिस्टर क्यों कर किए जाते? अस्तु इसी तरह की बातें मैं देर तक सोचती रही। इतने में एक कांस्टेबल मुझे नित्य की भांति दूध दे गया, जिसे पीकर मैंने सनवतोष किया। उसी समय घड़ी ने दोपहर के 12 बजाए। जिस तरह की कोठरी में मैं बंद की गई थी वह इतनी छोटी थी कि उसकी छत खड़े होने से माथे में लगती थी और उसमें हाथ पांव फैलाकर सोना कठिन था। उसकी 3 ओर पक्की दीवार थी और चौथी ओर लोहे का मजबूत दरवाजा था।
जिसमें 3-3 इंच की दूरी पर मोटे मोटे लोहे के छड़ लगे हुए थे। मुझे जेलखाने के ढंग का एक मोटा और जनाना कपड़ा दिया गया था जिसे मैं पहिरे हुई थी। जेलर साहब एक बंगाली थे। उनका वयस 50 के पार था और वे मेरे साथ बड़ी भलमनसी का बर्ताव करते थे। जेल के और सिपाही भी सहूलियत से ही पेश आते थे। मुझे कोई कष्ट न था और मैं बड़े धीरज के साथ अपना दिन बिताती थी। मुझे फांसी की टिकटी पर चढ़ने या मरने का तनिक भी डर न था, क्योंकि इस शोचनीय दशा को पहुंचकर मैं अब जीना नहीं चाहती थी। पर जब जेलर साहब की बात पर मेरा ध्यान जाता तो मैं बहुत ही आश्चर्य करने लगती कि अरे, मुझ अभागिन के लिए नारायण ने किस दयावान को खड़ा किया है। द्वितीय परिच्छेद। आशा का अंकुर। अनुकूले सति धात्री भवत्यनिष्टाद पीष्टम विलंबम पीत्वा विषम्पि शंभुर मृत्युंजयताम वाप तत्कालम नस्ता खालम। अस्तु, जब मैं दूध पी चुकी तो मैंने क्या देखा कि जेलर साहब 2 भले आदमियों के साथ मेरी कोठरी की ओर आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक आदमी 2 कुर्सियां लिए हुए चला आ रहा है। मेरी कोठरी के आगे दालान में वे दोनों कुर्सियां डाल दी गईं और जेलर साहब ने मेरी ओर देखकर यो भा तालान में वे दोनों कुर्सियां डाल दी। कहा, दुलारी, इन दोनों भले आदमियों में से जो काला चोगा पहिरे और बड़ा सा टोप लगाए हुए हैं, ये ही तुम्हारे बैरिस्टर हैं, और जो सादी पोशाक पहिरे और मुरेठा बांधे हुए हैं, ये सरकारी जासूस हैं। ये लोग जो कुछ तुमसे पूछें उसका तुम मुनासिब जवाब देना। अभी 12 बजे हैं और ये दोनों साहब 5 बजे तक अर्थात 5 घंटे तक यहाँ ठहर सकेंगे। बस जब ये लोग जाने लगेंगे तब यही आदमी जो कुर्सियां लाया है मुझे इत्तला कर देगा और तब मैं आकर इन दोनों साहबों को जेल से बाहर कर दूंगा। बस इतना मुझसे कहकर जेलर साहब ने उस आदमी की ओर देखकर यूं कहा, रतन, तुम यहीं ठहरना और जब ये दोनों साहब जाने लगे तो मुझे तुरंत खबर करना। यूं कहकर जेलर साहब तो वहां से चले गए, पर उनका आदमी रतन मेरी कोठरी के आगे वाले बरामदे में बंदूक कंधे पर धरकर टहलने लगा। वे दोनों भले आदमी अर्थात बैरिस्टर साहब और जासूस साहब एक कुर्सी पर बैठ गए और मैं अपनी कोठरी में जंगले के पास खड़ी रही। मेरे साथ उन दोनों आदमियों की क्या क्या बातें हुईं, उनके लिखने के पहले मैं उन दोनों साहबों की सूरत शक्ल का कुछ थोड़ा सा बयान यहाँ पर किए देती हूँ। काले रंग का चोगा पहिरे और अंग्रेजी टोप लगाए हुए जो बैरिस्टर साहब थे, वे मेरे अंदाज से 24-25 बरस से ज्यादा उम्र के कभी न होंगे। वे दुबले पतले, खूब गोरे और लंबे कद के बड़े सुंदर जवान थे और अभी तक उन्हें अच्छी तरह मूंछें नहीं आई थीं। और वे जो दूसरे जासूस साहब थे, वे खूब मोटे, कुछ नाटे कद के, सांवले रंग के और 60 बरस के बूढ़े पंजाबी मालूम होते थे। उनकी कानों पर खिंची हुई दाई और मूंछों के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे और उनके मुखड़े के देखने से मन में उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा होने लगती थी। जब कहने ही बैठी हूँ तब कोई भी बात मैं न छिपाऊंगी और अपनी जीवनी की सारी बातें खोलकर लिख डालूंगी। इससे इसके पढ़ने वाले चाहे मुझे किसी दृष्टि से देखें, पर मैं अपनी जीवनी की किसी बात को भी नहीं छिपाऊंगी। तो मेरे इस कहने का क्या अभिप्राय है? यही कि भाई दयाल सिंह जी को देखकर मेरे मन में उन पर जैसी श्रद्धा हुई थी, वैसी ही बैरिस्टर साहब को देखकर उन पर भक्ति भी हुई थी। वह भक्ति बड़ी पवित्र, भी पक्की और भी ही हृदय ग्राहिणी थी। पर मुझे देखकर उनके मन में कैसे भाव का उदय हुआ था, इसे तो उस समय वे ही जान सकते थे। वे रह रहकर मुझे सिर से पैर तक निरखते, भरपूर नजर गढ़ाकर मेरी ओर देखते और मुंह फेर फेर कर इस तरह ठंडी ठंडी सांसें भरने लगते थे कि उसे मैं भली भांति समझ सकती थी। अस्तु, अब उन बातों को अभी रहने देती हूँ। बस इसी तरह की बातें मैं मन ही मन सोच रही और रो रही थी। इतने ही में जेलर साहब ने आकर मुझसे यूं कहा, बेटी दुलारी, मुझे ऐसा जान पता है कि तुम्हारे खोटे दिन गए और भले दिन अब आया ही चाहते हैं। तुम पर जगदीश्वर की करुण दृष्टि पड़ी है और तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य से बदला चाहता है। मेरे इतना कहने का मतलब केवल यही है कि एक बड़े जबरदस्त हाथ ने तुम्हें अपने साए तले ले लिया है, जिससे इस आफत से तुम्हारा बहुत जल्द छुटकारा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बात यह है कि भाई दयाल सिंह बहुत पुराने और बड़े जबरदस्त जासूस हैं और सरकार के यहाँ इनकी बातों का बड़ा आदर है।
तब जबकि यही दयाल सिंह तुम्हें छुहाने के लिए उठ खड़े हुए हैं, तो मैं निश्चय कह सकता हूँ कि तुम्हारा छुटकारा जरूर ही हो जाएगा। और यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो मैं सचमुच बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ और यह बात जी से चाहता हूँ कि किसी तरह तुम इस बला से बच जाओ। मैं चुपचाप जेलर साहब की बातें सुनती रही। इतने में फिर वे यूं कहने लगे, देखो भाई दयाल सिंह की बढ़ी चढ़ी ताकत का एक नया तमाशा तुम देखो। मुझे अभी मजिस्टर साहब का एक हुक्मनामा मिला है, जिसमें यूं लिखा है कि दुलारी कालकोठरी से निकाली जाकर एक साफ अच्छी और ब्री कोठरी में रखी जाए। उसे अब बेड़ी हथकड़ी हरगिज न पहनाई जाए और उसके बैठने के लिए कुर्सी या चौकी और सोने के लिए चारपाई दी जाए। उसके पहनने ओढ़ने और खाने पीने के बारे में भाई दयाल सिंह जी जैसी राय दें, वैसा ही किया जाए। हाँ, उसकी कोठरी के जंगलेदार दरवाजे में ताला जरूर लगाया जाए और पहरे का भी काफी इंतजाम रहे, पर ऐसा कभी ना होने पाए कि उस कैदी औरत को कुछ भी तकलीफ हो। अगर भाई दयाल सिंह उस औरत के पहनने ओढ़ने या खाने पीने के लिए कुछ दान के तौर पर दें, तो वह जरूर ले लिया जाए। और भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ जब चाहें तब उस कैदी औरत से मिल सकें। जितनी देर तक वे चाहें उतनी देर तक वे उस औरत के पास बेरोक टोक रह सकें और उससे बातचीत कर सकें, इत्यादि। लो, सुना तुमने? मजिस्टर साहब के हुक्म की बानगी देखी तुमने? अब यह सब देख सुनकर तो यह बात तुम भली भांति समझ गई होगी कि भाई दयाल सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है और वे बड़ी भारी ताकत रखते हैं। जेलर साहब यहाँ तक कह चुके थे कि इतने ही में वहाँ पर दो औरतें आ गईं। उनकी ओर देखकर उन्होंने मेरी कालकोठरी का दरवाजा खोला और मुझसे यूं कहा, दुलारी, ये दोनों भी कैदी औरतें हैं, लेकिन जात की हिंदू अर्थात कहारिनें हैं। आज से ये तुम्हारी टहल चाकरी करेंगी, इसलिए इनके साथ तुम कुएं पर जाओ। ये दोनों तुम्हें अच्छी तरह नहला धुला कर उस कोठरी में ले आवेंगी जिसमें कि अब से तुम्हें रहना होगा। यूं कहकर जेलर साहब ने एक नई मोटी और सफ़ेद धोती उन दोनों औरतों में से एक के हाथ में दे दी और मुझे उन दोनों के साथ विदा करना चाहा। पर जरा मैं ठिठकी रही और जेलर साहब से यूं कहने लगी, हाँ, कई दिनों से, अर्थात उस दिन से जिस दिन की मुझे फांसी की सज़ा हुई थी, मैं नहाई नहीं हूँ। इसलिए मैं नहाना तो अवश्य चाहती हूँ, पर मुझे अपनी टहल चाकरी के लिए किसी टहलनी की आवश्यकता नहीं है। साथ इसके मैं नई धोती अभी नहीं पहनना चाहती, जिसे कि आपने अभी इस कहारी को दिया है, इसलिए इस धोती को आप वापस ले लें। हाँ, नहाने के लिए मुझे अवश्य हुक्म देवें। यह सुनकर जेलर साहब ने मेरे साथ बड़ी हुज्जत की, पर जब नई धोती पहनने के लिए मैं ज़रा भी राजी न हुई, तो उस धोती को उन्होंने उस कहारी से ले लिया और मुझे उन दोनों के साथ नहाने के लिए विदा किया। यद्यपि मैं उन कहारियों को भी अपने साथ नहीं लिया चाहती थी, पर मेरी यह बात नहीं मानी गई और मैं इन दोनों के साथ एक ओर चली। साथ साथ पर जरा दूर दूर बंदूक लिए हुए दो कांस्टेबल भी मेरे पीछे पीछे चले। मुझे वे दोनों कहारिनें एक कुएं पर ले गईं, जिसके बगल में एक जाफरी टट्टी की पर्देदार कोठरी बनी हुई थी। उसी कोठरी में ले जाकर उन दोनों ने मुझे खूब नहलाया और जब मैं नहा चुकी तो मैंने वही कपड़ा फिर पहन लिया जो कैद होने पर मुझे पहराया गया था। फिर वे दोनों मुझे जनाने कित्ते की ओर वाली उस कोठरी के पास ले आईं, जो अब मेरे रहने के लिए ठीक की गई थी। मैंने उस कोठरी के पास आकर क्या देखा कि जेलर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। मुझे देखकर जेलर साहब ने उन दोनों औरतों और कांस्टेबलों को तो वहाँ से विदा किया और मेरे साथ वे उस कोठरी के अंदर घुसे। ओहो, उस कोठरी के अंदर घुसते ही मैंने क्या देखा कि वह 6 हाथ की लंबी चौड़ी एक चौकोर कोठरी है और उसकी पाटन भी 6 हाथ के लगभग ऊंची है। उसमें केवल एक ही ओर लोहे का छड़दार मजबूत दरवाजा था। इस कोठरी में एक तरफ एक तार वाली लोहे की चारपाई बिछी हुई थी और उस पर 2 अच्छे विलायती कंबल रखे हुए थे। एक तरफ एक चौकी के ऊपर पानी की सुराही और गिलास रखा हुआ था और इसी चौकी पर कई तरह के फल, मिठाइयाँ और ताज़ी पूरियाँ भी रखी हुई थीं। एक तरफ 2 कोरी धोतियाँ भी रखी हुई थीं। पलंग के अलावे मेरे बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी भी वहाँ पर पड़ी हुई थी और कोठरी के बाहर
3 कुर्सियां रखी हुई थीं। अरे, मेरे ऐसी खूनी औरत के लिए जिसे कि फांसी की सजा का हुक्म हो चुका है, इतनी तैयारियां की गई हैं? क्या भाई दयाल सिंह का इतना बड़ा रुतबा है कि वे एक फांसी पर चढ़ने वाली औरत के वास्ते इतना कुछ कर सकते हैं। अस्तु, बहुत देर तक मैं कुछ सोचने न पाई, क्योंकि जेलर साहब ने मुझसे यूं कहा कि दुलारी, तुम जल्दी खाने पीने से छुट्टी पा लो, क्योंकि 10 बज चुके हैं और ठीक 11 बजे बारिस्टर साहब तथा एक और अंग्रेज अफसर के साथ भाई दयाल सिंह यहाँ आ जाएंगे। यूं कहकर जेलर साहब वहाँ से जाया ही चाहते थे कि मैंने उन्हें रोका और उनसे यूं कहा, महाशय, तनिक ठहर जाइए और मेरी एक विनती सुन लीजिए। यह सुनकर वह ठहर गए। तब मैं उनसे यूं कहने लगी, महोदय, महीनों से मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आप इतने दिनों में मेरे स्वभाव को भली भांति जान गए होंगे। देखिए, अपने पिता के मरने के बाद जब मैं घर से विदा हुई थी, तब दूसरे गांव में जाने पर मुझे एक चौकीदार ने दया करके दूध पिला दिया था। इसके पीछे जब मैं कानपुर की कोतवाली में आई, तब वहाँ पर भी बराबर दूध ही पीकर अपना दिन काटती रही। फिर वहाँ से मैं इस जेल में भेजी गई और अभी तक यहीं पी हुई हूँ। यहाँ भी जिस दिन से मैं आई हूँ बराबर दूध ही पी रही हूँ, और सिवाय दूध या पानी के अपने घर से चलने के बाद से लेकर आज तक कोई भी तीसरी चीज़ मैंने अपने मुंह में नहीं डाली है। तो फिर यह सब जानबूझकर भी आपको आज क्या हो गया जो आपने मेरे खाने के लिए इतनी तैयारी की? आप तो यह बात जानते ही हैं कि जेल के अंदर आने पर जेल की रसोई खाने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा गया, पर जब 3-3, 4-4 दिन तक केवल जल ही पीकर मैं रह गई, तब झक मारकर आप लोगों को मेरे लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर यह सब जानबूझकर भी मेरे चिढ़ाने के लिए आज इतनी तैयारियां आपने क्यों की? क्या आपको यह विश्वास है कि जेल के अंदर रहकर मैं इन सब सुख की चीज़ों को कभी छूंगी भी? हाँ, यह आपको अधिकार है कि मुझे चाहे जिस कोठरी में रखें, पर जेल के अंदर मैं जब तक रहूंगी तब तक उसी ढंग से रहूंगी, जिस ढंग से कि अब तक रही हूँ। अर्थात मुझे खाने के लिए कुछ न चाहिए, हाँ, पीने के लिए दूध और पानी जरूर चाहिए। दूध मैं उसी तरह मिट्टी के पुरवे बर्तन में पीऊंगी जिस तरह की अब तक पीती आ रही हूँ। मुझे पहले की भांति नित्य कच्चा दूध मिलना और मेरे दूध में कभी भी मीठा न डालना चाहिए। पानी की एक लोहे की बाल्टी और एक टीन का गिलास मेरी कोठरी में ज़रूर रहना चाहिए, जैसा कि अब तक रहता आया है। इसलिए आप अपने ये सुराही, गिलास, पूरी, मिठाई और फलों को यहाँ से ले जाइए, और मेरे सोने के लिए जो चारपाई लाई गई है उसे भी यहाँ से हटाइए। मुझे बैठने के लिए चौकी की भी आवश्यकता नहीं है और बढ़िया कंबल भी मुझे न चाहिए। बस केवल 2 मामूली कंबल बहुत हैं, जिनमें से एक को मैं धरती में बिछा लूंगी और दूसरे को ओकर झाड़े की यह रात काट डालूंगी। है, मेरे फेर देने पर भी फिर यहाँ पर ये 2 नई धोतियाँ क्यों लाकर रखी गई हैं? हटाइए महाशय, इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये सब मेरे काम में कभी भी नहीं आने की। मेरी ऐसी और इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर जेलर साहब टुकुर टुकुर मेरा मुंह निहारने लगे और ज़रा ठहरकर बोले, बेटी दुलारी, तुम तो एक अनोखी लड़की हो। अरे भाई, आज यह जो कुछ तुम्हारे लिए किया गया है, यह सब भाई दयाल सिंह के हुक्म और बारिस्टर दीनानाथ के खर्च से किया गया है, और ऐसा करने की आज्ञा वे लोग आला अफसरों से ले चुके हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम ज़्यादा हठ न करो और अपने सहायकों की हुई इस सहायता को स्वीकार कर लो। मैं बोली, नहीं महाशय, यह कभी नहीं होने का, क्योंकि अभी तक इस बात का कोई निश्चय नहीं हुआ है कि मेरा क्या परिणाम होगा, अर्थात मैं फांसी पाऊंगी या इस सांसद से छुटकारा पाऊंगी। तो जबकि अभी इसी बात का कोई निश्चय नहीं है, तब मैं अब इस चला चली की बेला इन सुख के सामानों को जेल के अंदर कदापि ग्रहण नहीं करूंगी। इसमें और भी एक बात है, और वह यह है कि मेरे पिता को मेरे यहाँ के दुष्ट नौकरों ने केवल गंगा में बहा दिया है और उनके उत्तरकाल का कुछ भी क्रिया कर्म नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में इस जेल के अंदर रहकर भी मैं इन सब चीज़ों को कैसे छू सकती हूँ? सुनिए महाशय, मैं जो केवल दूध पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही हूँ, यह क्यों? सुनिए, इसका एक कारण है, और वह यह है कि मैंने मन ही मन ऐसी प्रतिज्ञा की है
और ऐसा व्रत किया है कि यदि भाग्यों से मैं इस जेल से जीती जागती छूट गई तो घर जाकर पहले मैं अपने पिता का विधिपूर्वक श्राद्ध करूंगी, उसके बाद अन्न खाऊंगी। किंतु जब तक मैं वैसा नहीं कर लेती तब तक ब्रह्मचर्य से रहूंगी, केवल दूध पीऊंगी और धरती में सोऊंगी। इसलिए हे महाशय, आप मुझ अभागी की इस तुच्छ विनती को मान लीजिए और इस कोठरी में से इन सब चीजों को दूर हटाइए। मेरी ऐसी बातें सुनते सुनते दयावान जेलर साहब की आंखों में पानी छलक आया था, इसलिए उन्होंने दूसरी ओर मुंह फेर रुमाल से अपने नैन पोंछे और मेरी ओर बिना देखे ही यूं कहा, ठीक कह रही हो दुलारी, तुम बहुत ही ठीक कह रही हो। वास्तव में जो कुछ तुमने कहा उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है और सचमुच तुम्हारी सी सुशीला लड़की को ऐसा ही करना चाहिए, परंतु मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे जो कुछ भाई दयाल सिंह जी ने हुक्म दिया मैंने वही किया, इसलिए अब जब तक वे मुझे दूसरी आज्ञा न देंगे तब तक मैं केवल तुम्हारे कहने से ये सब चीजें यहाँ से नहीं हटा सकता। इस पर मैंने यूँ कहा, अच्छी बात है, अब जो आपके जी में आवे सो आप कीजिए, क्योंकि इस कोठरी में अभी बहुत तेरी धरती खाली बची हुई है, उसी में मैं बैठ या पढ़ सकती हूँ। वे बोले, अच्छा, अब वे तीनों साहब आया ही चाहते हैं, सो उनके आने पर उनसे मैं तुम्हारी सारी बातें समझाकर कह दूंगा और तब वे जैसा मुझे हुक्म देंगे वैसा मैं करूंगा। यूं कहकर और दरवाजे में ताला लगाकर जेलर साहब वहां से चले गए और मैं खाली धरती में बैठकर अपने फूटे कर्मों के लिए आंसू ढलकाने लगी। 6वां परिच्छेद, सज्जनता। पर उस बात पर मैं अधिक ध्यान न देने पाई, क्योंकि भाईजी ने अब की बार जरा बिगड़कर यूं कहा, बस बहुत हुआ, एक लक्की को अपने बहू के आगे इतना हठ और इतनी ढिठाई कभी ना करनी चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम इन दोनों कम्बलों में से एक को बिछा लो और दूसरे को ओकर सहूलियत से अपनी कोठरी में बैठ जाओ। यह सुनकर फिर मैंने कुछ भी न कहा और चुपचाप एक कंबल को धरती में डालकर मैं उस पर बैठ गई और दूसरे को मजे में मैंने ओढ़ लिया। सचमुच उस समय मुझे बड़ा झाड़ा लग रहा था, क्योंकि सवेरे मैं ठंडे पानी से खूब नहाई थी। इसलिए भाईजी की इस डांट फटकार को मैंने मन ही मन अनेक धन्यवाद दिए और सर्दी से कांपते हुए कलेजे को धीरे धीरे गर्म किया। भाईजी ने कहा, तुमने जो अपने इजहार में यह लिखाया था कि मेरे घर की सारी चीजें कालू वगैरह लूट ले गए थे, इस बात की जांच मैंने तुम्हारे गांव पर जाकर की थी, पर इस बात का ठीक ठीक पता मुझे किसी ने भी न दिया। हाँ, तुम्हारी इस बात को तुम्हारे चचा ने जरूर सकारा था और उन्होंने मुझसे यूँ कहा था कि मैं जब इस घर में घुसा तब इसमें एक बुहारी भी नहीं पाई गई थी। तुम्हारे चारों बैल भी गायब हैं और उनका कुछ भी पता नहीं है। जिस गाड़ी पर चढ़कर तुम अपने घर से रसूलपुर के थाने में गई थी, उस गाही और उसके दोनों बैल का भी कुछ पता नहीं लगा कि वे क्या हुए या उन पर किसने अपना कब्जा किया। मेरे दरियाफ्त करने से यह भी मालूम हुआ कि हिरवा नाव की माँ हुलसिया भी अपने लड़के के खून होने के 3-4 दिन बाद प्लेग से मर गई और हिरवा की नौजवान जोरू झलिया न जाने कहाँ चल दी। इसके अलावे तुम्हारे इजहार में कहे हुए हिरवा, नब्बू, धाना, परसा और कालू, ये पांचों तो खून हो ही चुके थे और इन पांचों के अलावे बाकी के वे जो घीसू, बहादुर, तिनकौ, हेमू, कतलू, रासू और लालू वगैरह 7 आदमी थे, उनका भी पता मैंने लगाया, जिस पर मुझे यह मालूम हुआ कि प्लेग देवता इन 7 को भी चट कर गए हैं। केवल इतना ही नहीं, वरन तुम्हारे वे तीनों चरवाहे भी, जिनका नाम ढोंडा, घोंघा और फल्गू था, प्लेग की भेंट हो गए। फिर मैं रसूलपुर के चौकीदार ध्यानता हुसैन और रामदयाल से भी मिला, पर उन दोनों ने मुझसे वही बात कही जो कि वे अपने अपने इजहार में कह चुके हैं। अर्थात उन दोनों ने यह कहा कि हाँ, दुलारी नाम की एक जवान लड़की बैलगाड़ी पर यहाँ आई थी, जिसे कोठरी में बंद करके हिंगन चौकीदार के साथ अब्दुल्ला थानेदार इस लड़की के गांव पर 5-5 खून का पता लगाने उसी लड़की की बैलगाड़ी पर चढ़कर गए थे। पर रात को वे दोनों इक्के पर वापस आए और तब अब्दुल्ला ने इस चौकी पर के हम 6 चौकीदारों को बुलाकर यह हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी कोठरी में चले जाओ और जब तक तुम लोगों को हिंगन चौकीदार या मैं न पुकारूं तब तक अपनी कोठरी से हरगिज बाहर न निकलना, क्योंकि अब मैं उस खूनी औरत से खून कबूल कराऊंगा। इसमें मुमकिन है कि वह खूब शोर गुल मचावे
इसलिए तुम सबों को यह हुक्म दिया जाता है कि इस औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहाँ हरगिज ना आना और अपनी कोठरी के अंदर रहना। बस अपने अफसर का ऐसा हुक्म सुनकर हम छोट चौकीदार अपनी कोठरी में आ बैठे। इसके बाद क्या हुआ, इस बात की खबर हम लोगों को नहीं है। हाँ, जब इस जवान लड़की ने हम लोगों की कोठरी के पास पहुंचकर हम लोगों को पुकारा और ये कहा कि हिंगन और अब्दुल्ला आपस में लड़झक कर कट मरे हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें जाकर देखो। तब इतना सुनते ही हम लोग बहुत ही घबराए और तुरंत हम लोगों ने जाकर क्या देखा कि हिंगन और अब्दुल्ला दोनों मरे पड़े हैं। सारी कोठरी और तख्तपोश खून से रंग गया है। अब्दुल्ला का सिर कटा हुआ है, हिंगन के कलेजे में तलवार घुसी हुई है और वे दोनों बेजान होकर तख्त पर लुके पड़े हैं। यह सब हाल देखकर हम लोग बहुत ही घबराए और रामदयाल इस वारदात की खबर करने तुरंत कानपुर रवाने किया गया। बस इतना ही हाल हम लोग जानते हैं, जो अपने इजहारों में लिखवा चुके और कचहरी में भी कह चुके हैं। और यह बात जो उस खूनी औरत ने अपने इजहार में कही है कि रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया, यह बिल्कुल झूठ है। उसे किसी ने दूध तो क्या, पानी भी नहीं पिलाया। इसके अलावे उस औरत की यह बात भी बिल्कुल झूठ है, जो कि उसने अपने बयान में रामदयाल और दिहांत हुसैन का नाम लेकर अब्दुल्ला और हिंगन के बारे में कही है, क्योंकि रामदयाल और दिहांत हुसैन ने अब्दुल्ला और हिंगन के खिलाफ इस औरत से कुछ भी नहीं कहा था। यहाँ तक कि उससे किसी भी चौकीदार ने किसी किस्म की भी बातचीत नहीं की थी, इत्यादि। बस उन दोनों का बयान सुनकर फिर मैं कानपुर वापस आ गया।